Hello bachcho, it's me. Welcome to this beautiful channel Study Education. Today I am going to explain sample question paper for practice only High School Examination 2025. Subject English. इसमें टोटल क्वेश्चंस जो है वो आपको 16 दिए गए हैं और टोटल प्रिंटेड पेजेस 6 है। टाइम लिमिट आपका 3 आवर्स है। मैक्सिमम मार्क्स 75 और 25 मार्क्स जो होते हैं वो आपको प्रैक्टिकल से दिए जाते हैं। उसमें सारे क्वेश्चन जो होते हैं कंपलसरी होता है आपको करना, ठीक है। और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो नॉर्मली 2 ही दिए गए, तो आप पढ़ लेना, बाकी सारे क्वेश्चंस आप अटेंड करो, ईजी होता है, ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू हम आपको कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब अगर आपको पेपर आपने इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी, साल भर आपने नहीं पढ़ा है फिर भी, ठीक है, तो फिर भी आप 50% इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं, मोर देन 50% भी गेन कर सकते हैं। और मतलब क्योंकि ज़्यादातर इसमें देखो चैप्टर वाइज तो आता ही आता है, साथ में ग्रामेटिकल आता है जो अपन बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं। 8th तक 10th तक तो अपन मतलब ग्रामर, जो बेसिक ग्रामर होती है वही इसमें पूछा जाता है, ठीक है। पैसे सॉल्व करना भी सबको आता है और ग्रामेटिकल, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, ये सब नॉर्मल नॉर्मल आप देख लेना तो आपको इससे इजीली सॉल्व करते बच जाएगा, ठीक है बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट द सेक्शन ए। इसमें ऑल टोटल 4 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, हेल्थ सेक्शन बी राइटिंग का जो होता है, उसके बाद सेक्शन सी होती है जो ग्रामर वाली होती है, ठीक है। ये तो सबसे ज़्यादा इजी होता है, सबसे इजी होता है जो बच्चों को सबसे टफ लगता है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन डी होता है, ये होता है अपनी टेक्स्ट बुक से, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, सबसे पहले सॉल्व करना देखेंगे सेक्शन ए जो रीडिंग से आता है, ठीक है। इसमें अपन को अनसीन पैसेजेस दिए जाते हैं 2 5 नंबर के, तो ये तो समझो बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1, सेक्शन ए रीडिंग। सबसे पहले जब जब भी अपन पैसेज सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले पूरे पैसेज को आप रीड करो, एक बार नहीं 2 बार रीड करो, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है, आंसर्स मिल जाते हैं। जैसे इसमें 4 क्वेश्चंस अगर दिए गए हैं तो लाइन से ही इसमें अपन को आंसर ढूंढने को मिल सकता है, ठीक है। पहले देखो डिसिप्लिन, और जो टाइटल होता है ना पैसेज का वो सबसे ऊपर पहली लाइन में ही हमेशा मिलता है, जैसे डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ, ठीक है। इसमें डिसिप्लिन के बारे में पहले अपन को लाइन देख के पता चल गया कि इसमें डिसिप्लिन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो डिसिप्लिन डिसिप्लिन जो होता है वो मस्ट इन्फोर्स अर्ली इन लाइफ, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में होना चाहिए। डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ अ बॉय, इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ गुड सिटीजन। The child who is allowed to have his own way becomes very bad. A child whose habits have been disciplined and who have been taught to rise early, attend to his lesson properly, take physical exercise at a proper time, and avoid things that are injurious, will grow up to the useful member of the society. The split child was who have been allowed to run his own course will show wise in younger days. His parents would wish that he had not been born at all, ठीक है। इसमें सिंपली बोला गया है डिसिप्लिन के बारे में। देखो मैं आपको बताती हूँ डिसिप्लिन के बारे में। डिसिप्लिन जो होता है ये सब आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं डिसिप्लिन के बारे में ये, ठीक है। अब अपन इसके क्वेश्चंस देखेंगे आगे सॉल्व करने के लिए, तो अपन को यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। जो डिसिप्लिन होता है वो चाइल्ड के लिए क्या करता है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन आपको मिल जाएगी, पहले इसमें चाइल्ड वर्ड ढूंढो, स्टार्टिंग में कहाँ से मिल रहा है अपन को, रीड करिए यहाँ पे ग्रेटनेस फ्रॉम द कैरेक्टर मेक हिम गुड सिटीजन हु इज कॉल्ड अलाउड, a child whose habits have been disciplined and who have been taught, ये दिखा है। द चाइल्ड whose habits have been disciplined, जिसकी हैबिट में डिसिप्लिन होगा, और who have हैज़ बीन टॉट टू राइज अर्ली, जिसको बहुत जल्दी पढ़ाया जाएगा वो डिसिप्लिन होता है, ठीक है। तो इसमें यह है कि मेक चाइल्ड डल, मेक हिम वे बार्ड, फॉर्म द कैरेक्टर एंड मेक हिम अ सिटीजन। तो इसमें क्या होगा आपका आंसर, इसमें अपना आंसर अपन थोड़ी और नीचे करके देखेंगे। चाइल्ड हुज हैबिट्स अच्छी होती हैं जिसकी, अवॉइड थिंग्स दैट इंजरियस, the spoiled child who have been run own course will show wise younger, his parents would have made wise, take physical proper time, attend his lesson properly, injurious, ये देखो यहाँ पे लिखा है डिसिप्लिन एट होम मेक्स द ग्रेटनेस बॉय, इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक्स अ गुड सिटीजन। तो इसको क्या बनाएगा, गुड सिटीजन बनाएगा। यहाँ पे देखिए ये अपना फर्स्ट वाला आंसर हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट वाला आंसर है। ये देखिए यहाँ पे हियर इज द मेक हिम अ फिट सिटीजन। Second question is what evils does a child pick up when he is allowed to do what he likes, ठीक है। मतलब इसमें सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या क्या इबल्स राइज होंगे जब चाइल्ड को बोल दिया जाएगा कि आपको जो भी पसंद है, जो भी आपको पसंद है वो सब करो। मेक हिमसेल्फ हैप्पी, कैच कोल्ड एंड फॉल इल, बिकम अ वेवर्ड, डेवलप डिसिप्लिन इन हिम, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, बिकम अ वेवर्ड, ठीक है, ये सी वाला आंसर है, मतलब मैंने तो पढ़ लिया था इसको,
अभी जब आपके साथ रीड करा था तो उसमें आंसर इतना अपन को हो ही गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रीड करिए, जब उसको अपने मन का सब कुछ करने दिया जाएगा तो क्या होगा। देखिए रीड करिए आप, इंजरियस हैव बीन अलाउड टू हिम रन ओवर कोर्स विच वाई बाय यंगर डेज. His parents would he not born at all, studying early his lessons, properly take physical exercise and things injurious. Member of the society, the child who is allowed to have his own way becomes wayward. ये देखिए यहाँ पे आपकी लाइन मिल गई, ये देखिए यहाँ पे allowed his own way become a wayward, ये become a wayward, ये यहाँ पे आपको दिया गया है सी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स क्या होती हैं? रनिंग इन द सन, और अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरियस, प्लेइंग ऑल द टाइम, एक्सपोजिंग हिमसेल्फ आ कोल्ड। सो अवॉइडिंग थिंग्स दैट आर इंजरियस, देखो ये गुड हैबिट है, ये अपन को पढ़ के ही पता चल रहा है कि जो भी अवॉइडिंग थिंग्स दैट आर इंजरियस, जो इंजरी प्रोवाइड करते हैं अपन को, जो दर्द देती हैं, दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं, उन सब चीज़ों को अवॉइड करो। ठीक है, तो ये अपने लिए अच्छा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर प्रोवाइड किया गया होगा आपको। Let us become a habits, disciplined and allow lessons, physical exercise, proper time, injurious, avoiding things that are injurious ही लिखा है, avoiding things that are injurious। नेक्स्ट अपना देखिए आप यहाँ पे व्हाट डज डिसिप्लिन, ये हो गया। थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेक्स्ट बुक। जो सिंपल ही आपको पता चल रहा है, इंपॉर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन जो है वो क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इज द टाइटल ऑफ दिस पैसेज। तो सिंपल ही आपको मैंने बताया था फर्स्ट लाइन में, देखो यहाँ पे डिसिप्लिन का दिया गया, डिसिप्लिन, तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व सेकेंड पैसेज। ठीक है, सिंपल ही आपको कितने अच्छे से मिल गया। सेकंड पैसेज देखते हैं, इसके फ्री के 5 नंबर मिल गए। देखो, अरे फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी है। व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन। स्पॉइल्ड का मतलब होता है, अब आपको पता है स्पॉइल्ड मतलब ग्रेटनेस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इंजरियस, डिसिप्लिन और डिस्ट्रॉयड। देखो जैसे आपको यहाँ पे स्पॉइल्ड पता है कि स्पॉइल की सेकंड फॉर्म होती है स्पॉइल्ड, तो इंजरियस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, इसको एलिमिनेट करो बिल्कुल। ग्रेटनेस तो अच्छी चीज़ है, गुड है। अब अपन को डिसिप्लिन और डिस्ट्रॉयड में पत देखना है। डिसिप्लिन क्या होता है? अच्छे लोग होते हैं, तो स्पॉइल्ड मतलब गंदा सड़ा हुआ खाना, जिसको बोलते हैं स्पॉइल्ड फूड। तो सिंपल डिसिप्लिन तो अच्छा बड़ा, डिस्ट्रॉयड होगा, डिस्ट्रॉयड और डिसिप्लिन, स्पॉइल्ड, ये दोनों हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रॉयड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकेंड passage. One day a wonderful plate made of gold fell from heaven into the court of the temple. These words were inscribed on the plate, a gift from heaven to him who loves mankind the best. The priest invited people to the temple and told them about the gift from the heaven. All claimed that they loved mankind the best. Then each one got up and one by one narrated his own kind of deeds. But as soon as he touched the plate, it turned into the dead lead. The richest man in the city got up and spoke about his big charity, but as soon as he touched the plate, it turns to lead. A poor farmer was also present there. He did not know about the gift. He sat in the corner quietly. People called him. He bowed to the priest and touched the plate, and it shone more brightly. The priest awarded the plate to the poor farmer. ठीक है, वंडरफुल प्लेट मेड ऑफ गोल्ड। चलो इसमें थोड़ी सी कहानी टाइप की बताई गई, अच्छी है, जिसमें थोड़ा जादू टाइप का हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट ऑफ द गोल्ड फॉल। अभी ये आपको रीड करके मिल जाएगा, फर्स्ट का स्टार्टिंग में मिलेगा, सेकंड का बीच में मिलेगा, फिर थर्ड का और नीचे, और लाइन से अपन को आंसर मिलते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट ऑफ गोल्ड फॉल। अब देखिए कहाँ से जो प्लेट ऑफ गोल्ड थी वो कहाँ से गिरी थी? वंडरफुल प्लेट मेड ऑफ गोल्ड फॉल फ्रॉम द हेवन। इसमें सिंपली लिखा है हेवन, तो ये है वन डे, दिस इज, ये आ गया आपका ना फर्स्ट आंसर। ठीक है, सिंपल ही मिल गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? हु वॉज अवॉर्डेड द प्लेट। प्लेट किसको मिली थी? यही देखो यहीं पे ऊपर लिखा हुआ है, चलो सिंपल, द प्रीस्ट अवॉर्डेड द प्लेट टू द पुअर फार्मर। ठीक है, यहाँ से मिल गया सेकंड। थर्ड नंबर पे देखिए, व्हाट हैपेंड व्हेन द रिचेस्ट मैन टच द प्लेट। अब ये भी अपन को यहाँ पे मिला था कि जब रिचेस्ट मैन ने टच करा था तो क्या हुआ था? ये वो शायद लीड की बन गई थी, हाँ बीच में था यहाँ पे कहीं। देखिए एक बार देखो रीड कर लिया ना तो अपन को जल्दी से आंसर मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे देखिए, टर्न द lead, this is, then each got up and one by one narrated his own kind deeds, but as soon as he touched the plate it turned into the lead। ठीक है, जब उसने टच करा तो क्या बन गई? वो लीड की बन गई। ठीक है, इट टर्न टू लीड, ये अपन का आंसर हो जाएगा, इट टर्न टू लीड। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट हैपेंड व्हेन द रिचेस्ट मैन टच द प्लेट। ठीक है, तो जब उसने टच करी तो लीड की बन गई। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब इनवाइटेड इज। इनवाइटेड का जो नाउन फॉर्म बताना है, तो इसमें तो आप नॉर्मली इनविटेशन लिख सकते हैं, ये तो सबको पता होता है। ठीक है,
तो जो ये इनवाइटेड है, जो फर्स्ट सेकंड वर्ब अपन चेंज करते हैं तो मेन वर्ब्स होती हैं, तो इसका अपन को नाउन फॉर्म करना है, तो इनविटेशन का होता है, उसका वर्ब फॉर्म नहीं होता क्योंकि वो एक नाउन होता है। ठीक है, अब देखिए द वर्ड इंस्क्राइब मीन्स, इंस्क्राइब का मीनिंग इसमें पूछा गया है, तो ये आपको थोड़ा नॉलेज बेसिस पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको रीड करके फिर भी आप थोड़ा सा पता लगा सकते हैं। जैसे एलिमिनेट करके देखो, इंस्क्राइब मीन्स टू रीड, टू पेंट, टू राइट, टू कार्व, उसमें सबसे डिफरेंट दिख रहा है उसको टिक कर दो भाई, ये आंसर है टू कार्व। तो किसी को पेंट करना तो इंस्क्राइब होता नहीं है, डिस्क्राइब भी नहीं होता, डिस्क्राइब मतलब रीड राइट, ठीक है, राइट रीड आ सकता है, डिस्क्राइब होता है, इंस्क्राइब लिखा है तो टू कार्व। ओके, सो सेक्शन नंबर बी, सेक्शन बी अपन सॉल्व करने जाते हैं यहाँ पे। सेक्शन बी, स्पाइडर्स आर मैन्स फ्रेंड, स्पाइडर्स, ये भी अपन का क्या पैसेज दिया गया है, पैसेज देखिए यहाँ पे, स्पाइडर्स आर मैन्स फ्रेंड्स, the spiders among our best friends, they destroy many harmful insects including some of our worst enemies. There are the insects that devour crops, cause diseases both to us and to farm animals, harm animals होगा यहाँ पे, and torment our skins. Spiders do not have specific insects which they prey on. They kill and eat whatever insects are available, though they do not usually prey on the large ones. ठीक है, स्पाइडर्स के बारे में बोला गया है, इसमें क्या करना है, ये भी अपना कितने नंबर का, 4 नंबर का, चलो सिंपल ही इसमें ये भी दिया गया है। 2 मेन ग्रुप्स होते हैं स्पाइडर्स के, वीविंग स्पाइडर्स होते हैं, हंटिंग स्पाइडर्स होते हैं। ठीक है, और जो वीवर्स जो होते हैं वो बिगर स्पिन स्पिन रेट्स होते हैं। ठीक है, जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के, सिल्क वहाँ से कम आउट होती है। ठीक है, वो जो लेग्स होते हैं जनरली बहुत लंबे लंबे होते हैं, क्लॉज एंड्स होते हैं। हंटिंग स्पाइडर्स जो होते हैं वो जो स्पिन वेब्स नहीं होते उनके पास, स्मॉलर स्पिनर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग थिकर लेग्स, उनके मोटे लेग्स होते हैं, उनकी क्वालिटी बताई गई है। ठीक है, चलो देखो, मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग यूजिंग रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशंस वेयर एवर नेसेसरी। एब्रीविएशंस को यूज करके इसमें क्या करना है अपन को, नोट मेकिंग करनी है। और फिर गिव अ सूटेबल टाइटल, चलो सबसे पहले टाइटल कर लेते हैं। टाइटल तो सिंपल ही आपको इसमें दिख ही रहा है कि टाइटल क्या होगा, स्पाइडर्स आर मेंस फ्रेंड्स, इसका टाइटल हो जाएगा। अब अपन को उसकी नोट मेकिंग करनी है। नोट मेकिंग में देखिए सब इसकी 20 से लाइनें उठा के रख देते हैं। पहले देखिए, स्पाइडर्स बेनिफिशियल प्रेडेटर्स। ठीक है, इसमें अपन टॉपिक्स लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं। स्पाइडर्स जो होते हैं बेनिफिशियल प्रेडेटर्स होते हैं। 2 मेन टाइप्स इसके, जो देखो इसमें 2 मेन टाइप्स दिए गए हैं, तो ये 2 मेन टाइप्स यहाँ पे कर देना। ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या है, यहाँ पे बेनिफिट्स बता देंगे। ठीक है, और इसमें क्या बता सकते हैं, हंटिंग स्पाइडर्स बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और दूसरा जो था उसके दोनों टाइप्स को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और की डिस्टिंक्शंस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब तो पहले देखिए, जो अपन का पहले नंबर पे मैंने आपको बताया, स्पाइडर्स बेनिफिशियल प्रेडेटर्स के बारे में, क्या एक्ट एज अ नेचुरल पेस्ट कंट्रोल डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल इंसेक्ट्स, क्रॉप डैमेज, डिसीज कैरियर्स। ये सब चीज़ें यहाँ पे आप ये वाली चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं, डिसीज बारे में और क्रॉप के बारे में, इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करके। फिर देखिए, किल वेरियस इंसेक्ट्स, रेयरली प्रे ऑन लार्ज वंस। ठीक है, प्रे को वर्ड यूज करके अपन कर सकते हैं, हेल्प मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड ह्यूमन वेलबींग। 2 मेन टाइप्स जो है इसके, 2 मेन टाइप्स अपन यहाँ से देख लेंगे, तो इसको अपन कर देंगे 2 मेन टाइप्स जो दिए गए हैं इसको बता देंगे। इसके बाद देखिए, वीविंग स्पाइडर्स जो है, वीवर्स, वीविंग स्पाइडर, और इसके बाद जो हंटिंग स्पाइडर है, इनको भी अलग अलग टॉपिक लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अपन देखेंगे एक और टॉपिक देख सकते हैं कि डिस्टिंक्शंस वीवर्स और हंटर्स, इनको वीवर्स और हंटर्स है, वीवर्स मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ पे हंटर्स भी है, जो वीवर्स हो गया और हंटर्स, इन दोनों को यूज़ करके आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये यहाँ पे हंटर्स नीचे दिया गया है, हंटर्स और वीवर्स। इसके बाद एब्रिविएशंस देखिए, एब्रिविएशन आप एंड ऐसे यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ साइड में आपको इंडिकेट करके बता देती हूँ। जैसे एंड वर्ड अगर आपको यूज़ करना है, एंड वर्ड की जगह पे आप ये वाला इंडिकेशन यूज़, एब्रिविएशन यूज़ कर सकते हैं। ग्रेटर देन लेस देन के लिए ये वर्ड, और ये वर्ड लेस देन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कहीं भी विद हो तो विद के लिए ये डब्ल्यू यूज़ कर सकते हैं। और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ईजी इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं एब्रीविएशंस हो गए, ग्रेटर देन लेस देन एंड ये सारे एब्रीविएशंस हो गए जो इसके लिए हेल्पफुल होंगे। चलो, इसके बहुत ईजी तरीके से आपने इसमें से लाइन उठा उठा के रख देना, पॉइंट बना बना के, बस आपको पूरे 4 नंबर दे दिए जाएंगे। ओके बच्चों, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व यू एप्लीकेशन। चलो, इसमें एप्लीकेशन लेटर भी दिया जाता है। इसमें एप्लीकेशन सबसे पहले देख लीजिए। चलो, एप्लीकेशन दी जाती है तो कोई वैसे भी सिंपली कोई लेटर नहीं करता है, और बाकी जिसको लेटर आता है लेटर सॉल्व कर सकता है। चलो, सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। You are Alok Sharma, student of class 10th A, Government Higher Secondary School, Rajgarh. Write an application to the principal of your school requesting him to issue your books from the school book bank. इसमें आपको स्कूल बुक बैंक से बुक इशू कराने के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, इसमें नाम भी दिया गया, आपको अपना नाम बिल्कुल भी नहीं डालना है।
ठीक है, अपना नाम बिल्कुल नहीं डालना ना, क्लास तो सिंपली सेम ही होती है, इसमें स्कूल का नाम भी दिया गया है, क्लास भी दी गई है और आपका नाम भी दिया गया है आलोक शर्मा। तो ये आपको अप्लाई करना है एप्लीकेशन के अंदर में। अपना नाम डालेंगे तो आप मार्क्स कट कर लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अलाउड नहीं होता है। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन लिखनी है आपको प्रिंसिपल के लिए। चलो, बहुत सारी चीज़ें इस इतने टॉपिक से आपको मिल जाएंगी, क्वेश्चन से ही मिल जाएंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, टू द प्रिंसिपल लिखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर प्रिंसिपल। हाँ, पहले देखेंगे टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिखते हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, मैं बता दूँ, टू द प्रिंसिपल, फिर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, एड्रेस क्या है, राजगढ़। ठीक है, फिर अपन डालेंगे सब्जेक्ट, एन एप्लीकेशन टू इशू योर बुक फ्रॉम द स्कूल बुक बैंक, यहाँ से कर देंगे। ठीक है, बस ये सब्जेक्ट हो गया। अब स्टार्ट करेंगे अपन, रिस्पेक्टेड सर से, रिस्पेक्टेड सर, आई विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वैक टू से दैट, ये सब लिख देंगे। फिर इस क्लास वगैरह लिखेंगे, कहाँ से बिलोंग करते हैं, फिर ये लाइन डाल देना आप बीच में, इशू मी अ बुक फ्रॉम द स्कूल बुक बैंक, थैंक यू कर देंगे, डेट डाल देंगे। उसके बाद अपन साइड में इतना वाला टॉपिक लेके यहाँ पे ऐसे लाइन में लिखेंगे, यहाँ पे अपन साइड में क्या कर देंगे, थैंक यू के नीचे योर ओबीडियंटली और क्लास। उसके बाद फिर से रोल नंबर वगैरह ऐड नहीं करना है, अपना रोल नंबर नहीं डालते, परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन नॉर्मली लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मेट है वो बाकी दूसरे वीडियो में आप देख लेना, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एप्लीकेशन एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो, इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं लेटर के बारे में। तो लेटर आप लिख सकते हैं, इसका भी फॉर्मेट है, रितिका 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 लिव इन इंदौर, इसमें भी एड्रेस दिया गया है लेटर। इसमें भी आप दूसरी मतलब मेरी दूसरी वीडियो है, उसमें भी लेटर और एप्लीकेशन आपको एक्सप्लेन किए गए, उसमें आप ये जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसे भी मैंने इसमें, जैसे वंडर ऑफ साइंस होता है, वो मोस्टली पूछा जाता है साइंस एंड मैन, अगर ये किसी भी तरीके साइंस आपको कहीं भी लिखा दिख रहा है तो उसमें आपको वंडर ऑफ साइंस लिख देना है। ठीक है, और गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे और इंग्लिश इंपॉर्टेंस, ये मैंने सारे आपको फुल वीडियो में, दूसरी वाली वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसको आप देख लेना, उसमें आपको मैंने ऐसे और एप्लीकेशन एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, आप राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स इन ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिया गया, देखो पिक्चर्स गिवन बिलो, ये पिक्चर दी गई, तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स दिए जाते हैं पिक्चर में। ठीक है, तो इसकी हेल्प के थ्रू आपको क्या करना है, एक हेल्प के थ्रू आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स इन पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो एक सेंटेंस बना देना, पैराग्राफ बन जाएगा। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, communication and collaboration, learning tools and apps, organization and productivity, access to the online learning। जब अपन सॉल्व करते हैं सेक्शन सी ग्रामर, ये तो सबको बहुत ज़्यादा, मुझे तो है भाई, मैं सबसे पहले जब पेपर सॉल्व करने जाती थी, सबसे पहले मैं सेक्शन सी ढूंढती थी, सबसे पहले स्टार्टिंग में सेक्शन सी ग्रामर करती थी। ठीक है, तो ये सब बच्चों को टफ लगता है, मुझे तो बहुत पसंद था, हमेशा से ही पसंद है। जब मैं पेपर सॉल्व करने गई थी, सबसे पहले मैंने सेक्शन सी किया था। तो इसमें क्या होता है, देखो 5 अपन को ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 6 दिए जाते हैं, तो उनमें से अपन को सिलेक्टेड 5 करने पड़ते हैं। ठीक है, 5 नंबर का होता है, एक नंबर का होता है। इसमें सबसे पहले आर्टिकल पूछा जाता है, वही अपन का पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हर अंकल इज एम, ये तो सबने देखा होगा, एमएलए लिखा हुआ है, एनसीसी लिखा है, आईपीएस लिखा है। जो वर्ड AEIOU से स्टार्ट होते हैं, जो कि बॉबल्स, जिनका प्रोनाउंसिएशन भी बॉबल से आता है, या फिर AEIOU से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें अपन क्या लगाते हैं, एन। ठीक है, जैसे यहाँ पे एम है, तो एम को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे अपन। ठीक है, तो एम में क्या है, ए लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, वॉबल होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। सेकंड नंबर पे देखिए आप, हिज ग्रैंड मदर डाइड डेथ ऑफ कैंसर। ठीक है भाई, मेरे मुंह से तो आंसर ही निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो काय से मर गई थी, कैंसर से तो मरेगी नहीं, जब किसी भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं तो वो होता है फ्रॉम। ठीक है, और देन जो होता है कंपैरिजन के लिए, इसलिए ऑफ। ठीक है, कैंसर से दादी उनकी एक्सपायर हो गई थी, डाइड हो गई थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर बी रीच्ड, हैड रीच्ड। अब इसमें आप बताइए, रीच आएगा, रीच्ड आएगा, या फिर हैड रीच्ड आएगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल ही देखो, रीच तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हैड लिखा हुआ है, तो रीच तो आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक बार जब हैड यूज हुआ है, तो यहाँ पे नॉर्मल अपन हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बिफोर वी हैड रीच्ड, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का जब ये सेंटेंस है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज होगा, तो हैड रीच्ड इज द आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए, वॉक केयरफुली यू विल फॉल डाउन। आप, इसमें बोला गया है कि आप केयरफुली चलिए और आप गिर जाओगे, ऐसा होता है क्या, एंड का मतलब और, तो ये बिल्कुल गलत है, और एंड कैंसिल कर दो। बट, ठीक है, वॉक केयरफुली बट यू विल फॉल डाउन, लेकिन तुम गिर जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। वॉक केयरफुली और यू विल फॉल डाउन, अच्छे से चलो वरना गिर जाओगे।
तो इसका आंसर क्या है? और। नेक्स्ट देखिए, देयर आर फ्लावर्स इन दिस गार्डन। फिफ्थ वाला देखिए, देयर आर फ्लावर्स इन दिस गार्डन, मैनी, मच या फिर एनी। देखो, जो मच और मैनी होता है इसमें डिफरेंस होता है। जो मच होता है अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, मैनी काउंटेबल के लिए यूज होता है। एनी जो होता है उसमें उसकी क्वांटिटी कम होता है, ठीक है। देयर आर मैनी फ्लावर्स, एनी फ्लावर्स क्या होगा? मच तो होगा ही नहीं, इसको तो कैंसिल ही कर दो, क्योंकि फ्लावर्स जो होते हैं उसको अपन गिन सकते हैं, ठीक है। तो मैनी होगा या फिर एनी, मेरे हिसाब से तो मैनी होना चाहिए। एनी क्यों नहीं होना सकती? क्योंकि कुछ फ्लावर्स नहीं होते यहाँ पे, गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, इसलिए मैनी फ्लावर्स, ठीक है। लास्ट देखिए, वी टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। कहीं भी अगर रिस्पेक्ट वर्ड यूज हुआ है, जो अपनी ड्यूटी होती है वो वहाँ पे ऑट ही यूज होता है। सो वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर। शुड के साथ टू यूज नहीं होता है, मस्ट के साथ यूज हो सकता है, बट ऑट जो होता है वो अपनी कोई भी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी होती है, उसके लिए अपन ऑट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड। इसमें भी यानी 5 करना है, 6 अपन को प्रोवाइडेड है, ठीक है। बहुत सारे जो होते हैं वो तो बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें अपन आसान वाला देखते हैं सबसे पहले, अनलेस ही इनवाइट्स मी आई वुड नॉट अटेंड द पार्टी, ठीक है। इसमें सिंपली लिखा हुआ है कि जब तक वो मुझे इन्वाइट नहीं करेगा मैं पार्टी को अटेंड नहीं करने वाली हूँ। तो अनलेस को हटा के यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? अनलेस को हटा के आप इफ लिख देंगे, ठीक है। तो इसका राइट होगा, इफ ही डज नॉट इनवाइट मी आई वुड नॉट अटेंड द पार्टी, ठीक है। यहाँ पे ये आपको कॉपी करना है सेम टू सेम, बट अनलेस की जगह के इफ कर देना, इफ ही डज नॉट इनवाइट मी। यहाँ पे आपको पता चल रहा है इनवाइट से कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात चल रही है। तो अपन क्या कर देंगे, ही डज नॉट, ही के साथ डज यूज होगा क्योंकि वो सिंगुलर होता है। ही डज नॉट इनवाइट मी आई वुड नॉट अटेंड द पार्टी, ये हो गया। सेकंड देखिए, दे हैव मेड इट चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस का तो आपको पता है, वीडियो भी एक्सप्लेनेशन में डली हुई है इन सेंटेंसेस की, तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि इज एम आर नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता, वॉज वर लगता है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वॉज वर यूज होता है और आईएनजी यूज होता है, बस इतना कर देना। तो हैव की जगह पे आपको लगा देना है आर। आर नहीं, क्यों बोल रहे हो बच्चों? आर आर बिल्कुल नहीं, पर यूज होगा क्योंकि आर तो प्रेजेंट में यूज होता है। तो दे वर मेड इट, ठीक है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। दे वर मेड, मेड क्यों होगा? मैंने आपको क्या बोला? आईएनजी फॉर्म यूज होगा, ठीक है। इसमें अपन आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। दे वर मेकिंग इट, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। आपको हैव हटा देना है यहाँ पे, और मेड का मेकिंग कर देना, क्योंकि मेड की फर्स्ट फॉर्म होती है मेक, मेक में आईएनजी लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, सी इज टू टायर्ड टू वर्क। सी इज टू, टू हटा के और टू हटा के अपन को क्या करना है? सो दैट यूज करना है। सी इज सो टायर्ड दैट कैन नॉट वर्क, ठीक है। तो ये हो जाएगा, टू हटा के लगा देंगे सो यहाँ पे, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होता है, अपन को एक वर्ब रखनी पड़ती है, ठीक है। तो सी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट वर्क, ठीक है। ये टू और टू हटा के सो दैट लगा देना, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। ही कट हिज फिंगर, इसका नेगेटिव कितना आसान है यार। ही डिड नॉट कट हिज फिंगर, इसका नेगेटिव बना देना, ही कट हिज फिंगर, ही डिड नॉट। अब इसमें डिड यूज क्यों नहीं, डिड यूज क्यों होगा? क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म यूज किया है इसने, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो अगर यहाँ पे कट्स होता तो आपको पता चल जाता कि ये, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा ना कि आप यहाँ पे बोल रहे होंगे मैम प्रेजेंट का आपने हेल्पिंग वर्ब यूज क्यों नहीं कहा? क्योंकि देखो, ही के साथ अगर कट्स होता, ठीक है, तो अपन को पता चल जाता कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, बट यहाँ पे कट है तो सेकंड फॉर्म यूज हुई है, क्योंकि कट कट कट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म कट की सेम होती है। तो दिस इज फ्रॉम पास इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट कट हिज फिंगर, तो सबसे आसान है। नेक्स्ट देखिए, अनुज इज प्लेइंग चेस। इसमें पैसिव वॉइस चेंज करना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पैसिव वॉइस में तो कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, और जो जो हेल्पिंग वर्ब लगी उससे एक एक्स्ट्रा वाली हेल्पिंग वर्ब लगा दो, मतलब कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दो, ठीक है। जस्ट लाइक अनुज इज प्लेइंग चेस, तो इसका बन जाएगा चेस इज बीइंग प्लेड बाय अनुज, जिसमें आईएनजी फॉर्म है उसमें बीइंग वर्ड यूज हो जाता है, ठीक है। तो चेस इज, यहाँ से देखिए चेस, इसको साइड में करो, चेस इज बीइंग लगा देंगे, प्लेइंग की जगह बीइंग प्लेड बाय अनुज। बाय तो वर्ड अपन यूज करते ही करते हैं, ठीक है, बाय तो अपन को यूज करना है पैसिव के साथ। द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। इसमें तो कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। इसमें द बॉय हटा दो, हु बस लगा दो। द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। पहले करेंगे द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, यहाँ से कर देंगे द बॉय
यहाँ पे हु ऐड कर देंगे अपन। इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई बेस्ट फ्रेंड हु द बॉय गायब कर देना है। कितना आसान है। तो ये आपके बिल्कुल 10 नंबर बहुत अच्छे तरीके से आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से में समझ में आया हो। जो ग्रामर ग्रामर पोर्शन है जो बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।